बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, न्यून मांग और अधिमांग के कारण। पार्ट सेकंड है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अधिमांग और न्यून मांग क्या है, अधिमांग और न्यून मांग के कारण क्या है और इसके परिणाम क्या है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके, तो देखते हैं हम अपना न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय। सबसे पहले हमारे सामने दो उपाय है अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए। सबसे पहला है राजकोषीय नीति और सेकंड है मौद्रिक नीति। एक एक करके हम इस नीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि राजकोषीय नीति क्या है और मौद्रिक नीति क्या है और इसके द्वारा कैसे अर्थव्यवस्था में न्यून मांग और अधिमांग की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में न्यून मांग और अधिमांग की समस्या को ठीक करने से पहले हम राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, तो देखते हैं बेसिकली मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति, यह साख पूर्ति को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में अधिक अथवा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने की नीति है। यह अर्थव्यवस्था में साख पूर्ति को नियंत्रित करके, साख कौन उपलब्ध कराता है? बैंक। तो उसकी पूर्ति को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में अधिक तथा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करता है। जब अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति होती है तो ये साख पूर्ति कम कर देता है, जिससे कि अधिमांग की स्थिति ठीक हो जाती है। और जब साख पूर्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि न्यून मांग की जब समस्या होती है, तो अर्थव्यवस्था में साख पूर्ति को बढ़ा देता है, जिससे कि न्यून मांग की स्थिति ठीक हो जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है। यह देश के केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक जो कि RBI है, उसके द्वारा यह नीति अपनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा मौद्रिक नीति के उपकरण है। मौद्रिक नीति के उपकरण है बैंक दर, रेपो रेट, विपरीत रेपो रेट, CRR और SLR। एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ओके, और राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति यह सरकारी आय तथा व्यय को प्रतिबंधित करके अर्थव्यवस्था में अधिक अथवा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करता है। यह सरकारी व्यय जो सरकार खर्च करती है तथा सरकार को जो प्राप्ति होती है उसको प्रतिबंधित करके अर्थव्यवस्था में जो अधिक और न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है उसको ठीक किया जाता है। यह देश की सरकार द्वारा, जो किसी भी देश की गवर्नमेंट द्वारा अपनाई जाती है। राजकोषीय नीति के उपकरण है सरकारी व्यय जो सरकार खर्च करती है, सरकारी व्यय, टैक्स, सार्वजनिक उधार तथा केंद्रीय बैंक से उधार जो लोन लेती है गवर्नमेंट। ओके, तो ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में सामान्य जानकारी थी और इसको डिटेल में जानने के लिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय नीति। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की उस बजट संबंधी नीति से है जो अर्थव्यवस्था में किसी इकोनॉमी में अधिक तथा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। ये एक सरकार की बजट संबंधी नीति है। बजट संबंधी नीति में जैसे सरकार को कितना प्राप्ति हुई और कितना व्यय किया, उसको प्रतिबंधित करके सरकार अर्थव्यवस्था में अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को ठीक करती है, जिससे स्थिरता के साथ समृद्धि तथा द्वितीय देश को प्राप्त किया जा सके। समृद्धि, जिससे कि देश की समृद्धि हो सके, GDP में वृद्धि हो सके। ओके, तो राजकोषीय नीति आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं कि अब गवर्नमेंट इस राजकोषीय नीति का कैसे प्रयोग करती है अर्थव्यवस्था में अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए। ओके, तो राजकोषीय नीति के घटक और इसके प्रयोग करने की कुछ विधियां जो कि आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारा सरकारी व्यय, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, उसमें सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़क का निर्माण, बांधों का निर्माण, पुलों आदि का निर्माण पर किया जाने वाला व्यय। अगर अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति होती है तो ये जो सरकारी व्यय होता है, जैसे कि सड़कों का निर्माण, बांधों, इस पे जो खर्च किया जाता है इसको बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इस पे व्यय किए जाने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होगी, जिससे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा और रोजगार उपलब्ध होगा
तो उसके फलस्वरूप लोगों के पास पैसे आएंगे, जिससे कि वो अर्थव्यवस्था में डिमांड कर सके। तो इस स्थिति में न्यून मांग की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि सरकार सरकारी व्यय तब बढ़ा देती है जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति बनी रहती है। तो ये जो व्यय है सरकारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको सरकार बढ़ा देती है। टैक्स जैसे कि आप सब जानते होंगे, टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जिसका प्रत्येक परिवार को भुगतान करना पड़ता है। गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में टैक्स के भार को बढ़ाकर और घटाकर अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को ठीक किया कर सकती है। जैसे कि जब अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है, जब लोग ज़्यादा मांग करने लगते हैं, जब लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है। जहाँ जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता था और 10,000 रुपये टैक्स देता था, उसको अब 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि टैक्स बढ़ाकर उनकी उनके पास पैसे कम कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे कि वो अर्थव्यवस्था में कम डिमांड कर सके। ओके, या फिर जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति होती है तो गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है, जिससे कि लोगों के पास अधिक नगद शेष बचा रहे और वो डिमांड कर सके। इससे न्यून मांग की समस्या ठीक होती है। तो टैक्स को बढ़ाकर और घटाकर भी गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में प्रचलित अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को ठीक कर सकती है। थर्ड है हमारा सार्वजनिक उधार, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक उधार या सार्वजनिक ऋण एक ही बात है। जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति होती है तो गवर्नमेंट सार्वजनिक उधार लेना बंद कर देती है। सार्वजनिक उधार में लोगों से उधार गवर्नमेंट लेना बंद कर दी, जिससे कि लोगों के पास अधिक नगद शेष रह सके और ये अर्थव्यवस्था में डिमांड कर सके, जिससे कि न्यून मांग की स्थिति ठीक हो। लेकिन इसके विपरीत जस्ट अपोजिट, अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है तो गवर्नमेंट सार्वजनिक उधार लेना किसी ऑफर के द्वारा या कोई अन्य कुछ ऑफर निकाल देती है, जिसके द्वारा वो सार्वजनिक उधार ले सके, जिससे कि लोगों के पास नगद कम हो जाए और अर्थव्यवस्था में डिमांड कम करे। ओके, तो सार्वजनिक उधार या ऋण के द्वारा भी गवर्नमेंट अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को ठीक करती है। और नेक्स्ट है हमारा आरबीआई से उधार। अगर अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति होती है तो गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेकर उस स्थिति को ठीक करती है, और इसके विपरीत भी जब अधिमांग की स्थिति होती है तो गवर्नमेंट उधार की मात्रा को कम कर देती है। ओके, तो ये राजकोषीय नीति के घटक और इसके प्रयोग करने की विधि आपको समझ में आई होगी। इन सभी जो आप ये देख सकते हैं 4 घटक हैं, इसको अगर ये न्यून मांग की अर्थव्यवस्था में जब न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है तो गवर्नमेंट इन सबको बढ़ा देती है। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये सरकारी व्यय, टैक्स, सार्वजनिक ऋण या उधार, आरबीआई से उधार, सबको ये घटा देती है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति उत्पन्न है, इसलिए। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा मौद्रिक नीति। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, मौद्रिक नीति से अभिप्राय आरबीआई की साख संबंधी उस नीति से है जो अर्थव्यवस्था में अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। ये एक साख संबंधी नीति से है, और इसको कौन अपनाता है? तो देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक अपनाता है, और अपना सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ओके, तो मौद्रिक नीति बारे में हमने पहले ही जान चुके हैं। देखते हैं इसको कैसे उपयोग करती है बैंक, सरकार नहीं, देश की केंद्रीय बैंक। तो देखते हैं इसके घटक और इसको प्रयोग करने की विधि। न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपकरण का प्रयोग। मौद्रिक उपकरण के कौन कौन से घटक हैं? तो मैंने आपको बताया था, एक बैंक दर, रेपो रेट, खुले बाजार क्रिया, एसएलआर, सीआरआर, मैंने पीछे आपको स्लाइड में दिखाया था। तो जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति होती है तो इसको ठीक करने के लिए केंद्रीय बैंक दर को घटा देता है। बैंक दर वह दर होता है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को या कमर्शियल बैंक को मुद्रा लोन उधार देते हैं। ओके, तो इसमें ये जिस दर पे वे उसको उधार देते हैं, कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई उधार देती है कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे, जब अगर न्यून मांग की स्थिति हो तो मान लो 8% पे उधार देती थी तो उसको कम करके 5% कर देती है। ओके, तो न्यून मांग की स्थिति में
इसे कम कर दिया जाता है बैंक दर को, और इसके द्वारा न्यून मांग की स्थिति ठीक हो जाती है अर्थव्यवस्था में। सेकंड पॉइंट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट भी घटा दिए जाते हैं। अगर आपको रेपो रेट नहीं पता तो ये 6 चैप्टर में है, आप वहाँ से जाकर इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। ओके, रेपो रेट को भी कम कर दिया जाता है न्यून मांग की स्थिति में, और खुले बाजार की क्रियाओं की नीति का अनुसरण किया जाता है। ओके, खुले बाजार की क्रियाओं की नीति का अनुसरण कैसे किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा सरकार की ओर से प्रभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है। इसमें अगर अर्थव्यवस्था में जब न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है तो बैंक प्रभूतियों को खरीद लेती है। खरीदने के पश्चात ये पैसे अर्थव्यवस्था में जाती है। अर्थव्यवस्था में जाती है जब तो लोगों के पास उपलब्ध होती है, जिससे कि वो डिमांड करते हैं। डिमांड करने के पश्चात न्यून मांग की स्थिति ठीक होती है। और अधिमांग की स्थिति में ये जो केंद्रीय बैंक होती है आरबीआई प्रभूतियों को बेच देती है। जो बॉन्ड्स होते हैं उनको अर्थव्यवस्था में बेचा जाता है, जिससे कि जो भी अर्थव्यवस्था में नगद होते हैं उसको ये सोख लेते हैं और अधिमांग की स्थिति ठीक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एसएलआर घटा दिए जाते हैं। एसएलआर और सीआरआर इसमें कमी की जाती है, जिसके द्वारा न्यून मांग की स्थिति ठीक किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में। ओके, तो इसे देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा अपनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिमांग की स्थिति को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपकरण का प्रयोग। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि न्यून मांग की स्थिति में बैंक दर को कम किया जाता है, वहीं अधिमांग की स्थिति में इसको बढ़ा दिया जाता है। रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाता है और खुले बाजार की क्रियाओं का नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसमें प्रभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है। तो इसमें जब अधिमांग की स्थिति होती है तो गवर्नमेंट अपनी प्रभूतियों को, बॉन्ड्स को अर्थव्यवस्था में बेचती है, जिससे कि वहाँ के नगद सिकुड़ जाते हैं और अधिमांग की समस्या ठीक हो जाती है। एसएलआर भी बढ़ा दिए जाते हैं और सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात भी बढ़ा जाते हैं। तो अधिमांग की जब स्थिति होती है अर्थव्यवस्था में तो देश का केंद्रीय बैंक इन सभी जो आप देख रहे हैं घटक इसको बढ़ा देता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति ठीक हो जाती है। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा कि अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हमने देखा राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति क्या है और मौद्रिक नीति क्या है मैंने आपको बताया, उसको कैसे प्रयोग करते हैं गवर्नमेंट, इसका कैसे उपयोग करती है अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को ठीक करने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।